नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एनएचआई के 2 घूसखोर अधिकारी ट्रैप किए गए हैं। बीसी मीणा और एसआर वर्मा को एसीबी ने ट्रैप किया है। 50,000 रुपए की घूस लेते ये अधिकारी रंगे हाथों ट्रैप किए गए हैं। पेट्रोल पंप भूमि अलॉटमेंट के नाम पर ये घूस ली गई थी। एसीबी एएसपी नरोत्तम वर्मा की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसीबी डीजी बीएल सोनी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। एसीबी एडीजी दिनेश एमएन इस पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। मैं नौका बीकानेर का रहने वाला हूं। मेरी पत्नी के नाम से एक पेट्रोल पंप अलॉट हुआ हुआ है। उसकी फाइनल एनओसी की फाइल एनएचआरओ ऑफिस में आई हुई है यहाँ, और पिछले कई दिनों से मुझे उस फाइल को फाइनल एनओसी लेने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं यहाँ, और आखिरकार पिछले 2-3 दिन से पैसे की डिमांड भी हो रही थी, जो आज मैंने इनको पैसे दिए और एसीबी को कंप्लेन करी। एसीबी ने इनको ट्रैप कर लिया। कब से आपको परेशान किया जा रहा था इस मामले में? करीब 2 वीक हो गए हैं। क्या कहते थे लोग, किस तरीके से परेशान करते थे? ये कह रहे थे ये कमी है, कभी बोलते दूसरी कमी है, कभी बोलते कल आना, कभी बोलते आरओ साहब दिल्ली गए हुए हैं, कभी कुछ इस तरह से मतलब चक्कर काट रहे। पिछले 5 रोज क्या 1 वीक से रोज सुबह 10 बजे मैं ऑफिस आता हूँ, रात को 8 बजे तक बैठ रहता हूँ, फिर घर जाता हूँ, अगले दिन सुबह फिर आता हूँ। शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने एक पेट्रोल पंप को आवंटन हुआ है, उसमें कोई एनओसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने यहाँ आवेदन किया था, जिसमें यहाँ के अधिकारी द्वारा उनको एनओसी की जारी करने की एवज में 50,000 की रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसका सत्यापन कराया गया। इस सत्यापन के तहत दोनों अधिकारी वर्मा और राम सिंह जी को आज रंगे हाथों 50,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया। ये लोग किस तरह का काम डील करते हैं जिनको ट्रैप किया गया है? किस तरीके से परिवादी को परेशान किया लोगों ने? इन लोगों ने इनका परिवादी के द्वारा ये कहना था कि उन्होंने लोकल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो लोग आवेदन कर देते हैं, जबकि आरओ ऑफिस द्वारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को आदेश देने के बाद जो लोकल अधिकारी हैं जिले के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के यहाँ प्रेषित कर दी थी। उन्होंने एक तरह से इनके फेवर में उन्होंने एनओसी जिला लेवल पे जारी हो गई थी। उस रिपोर्ट के आधार पे आरओ जो मुख्यालय है जयपुर में, उनके द्वारा जारी किया जाना था, तो 28 तारीख को उनके द्वारा भेजी गई थी, और ये लगातार इस कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। फिर भी वो बेवजह डिले किया जा रहा था, जो कि सही नहीं था। इस वजह से उनको परेशान किया। क्या लगता है आपको कि इस मामले में कहीं ना कहीं इस विभाग के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि मामला बड़ा है, घूस भी बड़ी है? देखिए सर, ये तो जांच का विषय है और इस बारे में जांच की जा रही है, तो जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। क्या ये अधिकृत थे भूमि अलॉटमेंट के लिए? जिस चीज़ की रिश्वत मांग रहे थे, उस काम को करने के लिए अधिकृत थे या इनकी उच्च अथॉरिटी थी इसकी? नहीं, इसमें इस बारे में जांच की जा रही है, लेकिन हमने जो मांग का सत्यापन कराया गया, उस सत्यापन में दोनों अधिकारी की ही वार्ता और इनकी मांग सत्यापित हुई है, इसलिए इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाकी विस्तृत जाँच अलग से की जाएगी। चूरू और बीकानेर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश के ड्राइवर को ट्रैप किया गया है। ड्राइवर भगवती प्रसाद सैनी रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। 40,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। भरण पोषण मामले में वारंट इशू कराने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। आरोपी द्वारा 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें से 10,000 रुपए उसके द्वारा दौरान सत्यापन ले लिए गए, और आज हमारी टीम के श्री शिवरतन गोदारा द्वारा शेष रकम में से 40,000 रुपए कोर्ट के सामने परिवादिया से लेते हुए आरोपी भगवती प्रसाद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और चूरू से बड़ी खबर, NH-52 पर ट्रक से डोडा पोस्ट जब्त किया गया। पुलिस की गिरफ्त में 2 डोडा पोस्ट तस्कर आए हैं। नाकाबंदी के दौरान पुलिस की कार्रवाई हुई। 35,000 का 10 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। लाख का NH-52 के पास में पंजाब नंबर की ट्रक से 2 मुलजिमों के कब्जे से 10 किलोग्राम डोडा पोस्ट चूरा बरामद किया गया है, जिसका प्रथम दृष्टया मध्य प्रदेश से पंजाब की तरफ तस्करी करना पाया गया। और ये खबर झुंझुनू से है, जहां पुलिस ने अवैध गांजे पर कार्रवाई की। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, दूसरा फरार चल रहा है। अफसाना जोहड़ में एक मकान में कार्रवाई की गई है। छोटी छोटी पुड़िया बनाकर ये माल की सप्लाई किया करते थे।
कल रात्रि में गश्त के दौरान सरवण जी सब इंस्पेक्टर हैं हमारे थाने के, जिनको मुख्य रूप से सूचना मिली कि अफसाना जोड़ा के अंदर रवि जाट जो कि बजावा का रहने वाला है और राहुल जाट बुडाना का है, ये मिलकर अवैध गांजे का धंधा करता है और गांजा बिक्री कर रहे हैं। इस इत्तला के ऊपर इनके घर पे दबिश दी गई तो मौके पर रवि जाट जो कि कांटा बाट पुड़ियों में पैक करके गांजे की बिक्री कर रहा था, इसके कब्जे से 2 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। मौके पर इसके साथ में राहुल था जो अंधेरे का फायदा उठा के भागने में कामयाब रहा। और अजमेर से बड़ी खबर, भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गई। नकली दवाइयां उपकरण समेत जब्त की गई हैं। नकली दवाइयां बनाने का कारोबार चल रहा था। दिल्ली की टीम ने छापा मारकर दवाइयां जब्त की। मौके पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। बड़लिया चौराहे पर स्थित रेस्टोरेंट के अंदर नकली दवाइयां बनाने का कारखाना चल रहा था। बता दें कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में पौरुष आयुर्वेदिक कैप्सूल कंपनी ने दावा किया था, जिसमें उनके नाम से नकली के कैप्सूल सप्लाई करने की बात कही। कंपनी के दावे के बाद एडवोकेट मनीष कोर्ट ने इसमें कमिश्नर नियुक्त कर नकली दवा बना रही फैक्ट्री पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिस पर आज पुलिस और दिल्ली की ड्रग्स कंट्रोलर टीम की मदद से फैक्ट्री पर छापा मारा गया और भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की गई। साथ ही फैक्ट्री को सीज कर दिया गया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। मुझे दिल्ली के साकेत न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने लोकल कमिश्नर नियुक्त करके मुझे यहाँ भेजा था, क्योंकि एक दावा डला था जिसमें पौरुष जीवन के नाम से कैप्सूल आती है। उनका दावा था कि वो नकली सामान यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में बेचा जा रहा है और बनाया जा रहा है। और बूंदी से बड़ी खबर, पटाखा गोदाम पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई हुई। 40 कार्टन में भरे 3 लाख के पटाखे जब्त किए गए। गोदाम मालिक पवन जैन को गिरफ्तार किया गया। अधिनियम विस्फोटक अधिनियम के तहत यह मुकदमा दर्ज हुआ। बता दें कि बूंदी में कोतवाली पुलिस ने शहर के वटुक भैरूपाड़ में अवैध रूप से संचालित हो रहे पटाखा गोदाम पर छापा मारते हुए गोदाम में 40 कार्टनों में भरे 3 लाख रुपए की पटाखा सामग्री को बरामद किया और गोदाम मालिक पवन जैन उर्फ लक्की को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा पटाखा मालिक पवन जैन के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे शहर में संचालित अन्य पटाखा गोदामों के संबंध में गहनता से पूछताछ की जाएगी। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि पोद्दार जी की हताई में एक पवन जैन उर्फ लक्की जैन है, जो अपने घर पर उसने आतिशबाजी वाले जो पटाखे होते हैं उनका स्टोर कर रखा है और चोरी छुपे उनका विक्रय भी करता रहता है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने जाके कार्रवाई की और उसके घर पर करीब 36 से 40 कार्टूनों के बीच में जो दीपावली और त्योहारों पर जलाए जाने वाले पटाखे हैं, जिसमें फुलझड़ियाँ हैं, लड़ियाँ हैं, बम है। और दौसा में चोरों का आतंक है। सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। चोरों की तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। बता दें कि दौसा के सोमनाथ नगर में आज दिन दहाड़े सोने मकान में चोरी की वारदात हुई। दरअसल मकान मालिक राम भजन आर्य सुबह 8 बजे मकान पर ताला लगाकर दूसरे मकान पर गया था। इसी दौरान पीछे से चोरों ने धावा बोला और मकान में रखे लाखों के जेवरात पार कर लिए। शाम करीब 4 बजे जब मकान मालिक वापस अपने घर पहुंचा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और लाखों रुपए के जेवरात पार थे। इस घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि चोरों ने आधा किलो चांदी के कड़े, 2 जोड़ी पायजेब, 4 सोने की चूड़ियां, सोने की बालियां चोरी हो गई। इधर घटना के बाद घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। और गुर्जर आंदोलन पर इस वक्त का बड़ा अपडेट। भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर आंदोलन रेलवे ट्रैक पर गुर्जर समाज की सभा चल रही है। सभा में गुर्जर नेता विजय बैसला ने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को इस बार ठोस फैसले करने होंगे। अब गुर्जर समाज झांसे में नहीं आएगा। के संतुष्ट दड़े ने कर्नल किरोड़ी बैसला से एक बार फिर आंदोलन खत्म करने की अपील की है। ये वो नेता हैं जो सरकार के साथ वार्ता करके यहाँ पर लौटे और जब से लौटे तब से कर्नल बैसला से ये लगातार आह्वान कर रहे हैं कि इस बार आंदोलन करने की आपको जरूरत नहीं है। सरकार ने तमाम मांगे मान ली है। 14 बिंदुओं पर इनकी सरकार के साथ सहमति बनी थी, लेकिन कर्नल किरोड़ी टस से मस नहीं हुए। किरोड़ी साहब से तो बोले पर साहब मेरी निवेदन है, उन्होंने ये कही कि क्या लाए। मैंने कही जो कुछ लाए हैं वो आपके सामने है और ये भी जो गए आपको पूछे गए हैं और गुर्जर समाज से हैं, आपने सहमति दी है। मैंने इनसे सबसे बातचीत की है, सहमति के तहत ये माँ गए हैं। तो जो कुछ लाए
उसको स्वीकार करते हुए और जो कमियां रह गई हैं उन कमियों की आप से निवेदन है कि आप उनकी पूर्ति करें। हमने तो बहस करी जितनी हम समझे जितनी कि बैकलॉग पे हमें कुछ मुझे कमी दिखाई दी, मैंने खुद रखा पॉइंट, सरकार नहीं मान रही तो मैंने कही गलत है साहब, माननी चाहिए। और मैं फिर निवेदन करता हूं कि कर्नल साहब से ज्यादा भाषणबाजी नहीं करें, ये गोटन वो गोटी ये कही है ये कई बात कर रहे हैं, समाज है मत पीटो, समाज की बेइज्जती मत करो। आंदोलन करने की जरूरत तो जब पर थी हमने, जब सरकार हमारी कोई बात नहीं मानती। मंत्री चांदना आए, नीरज के पवन भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कर्नल साहब तो नहीं मान रहे और उनके बेटे ने भी कह दिया कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए हम तो आंदोलन जारी रखेंगे। नहीं साहब, सरकार हमारे 14 बिंदु पर सहमत हुई है। अगर कोई ऐसा बिंदु रहेगा हो हमारी जानकारी में नहीं हो तो कर्नल साहब स्वयं जाए, सरकार बुला रही है, इनको वार्ता करके लाएं। तो ये थे गुर्जर समाज के वो लोग जो सरकार के साथ वार्ता करके आए हैं और इनका दावा है कि अगर इस आंदोलन में दम होता तो इस बार भी पटरी पर हजारों लोग होते, सैकड़ों की संख्या में लोग नहीं होते। यानी कि कर्नल बैंसला को इस बार भीड़ जुटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और जहां तक इन पंच पटेलों का मानना है उसके पीछे ये कि बेटे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण कर्नल अपनी जिद नहीं छोड़ पा रहे हैं और बेटे को आगे बढ़ाने के लिए इस बार का आंदोलन उन्होंने किया है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 बयाना, भरतपुर। गुर्जरों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाला ये रेल रूट आज 5वें दिन भी बंद है। शामियाने गड़े हैं और रेलवे ट्रैक के ऊपर गुर्जरों की दिन भर पंचायत चलती रहती है। लेकिन कर्नल बैंसला के खेमे में चिंता इस बात की है कि इस बार आखिर क्यों उस तादाद में गुर्जर नहीं जुट रहे जितना कि हर साल यहाँ पर उनके एक आह्वान पर लोग आया करते हैं। वजह दूसरी ये भी है कि गुर्जरों का एक धड़ा सरकार के साथ वार्ता भी करके आया है और वो धड़ा कर्नल से लगातार इस आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर रहा है और उसका दावा है कि सरकार ने तमाम मांगे मान ली है, कर्नल साहब जिद छोड़ें और अगर उनको लगता है कि कोई मांग अधूरी है तो सरकार के साथ उनको बैठ करके वार्ता करनी चाहिए। आम जन के हित में उन्हें इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा मसला अब बचा नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बीच में माहौल बनाने के लिए यहाँ पर लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ के जो लोकगीत हैं वो गाए जाते हैं, कहानियाँ किस्से सुनाए जाते हैं, गुर्जर इतिहास की शौर्य गाथाओं से समा बांधा जाता है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटने का आह्वान किया जाता है। लेकिन इस बार कर्नल को भीड़ जुटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और उनके नेतृत्व को भी चुनौती मिल रही है। उनमें तो लोगों की आस्था है लेकिन विजय बैंसला जो उनके बेटे हैं उनकी स्वीकार्यता बनाने के लिए कर्नल को फिलहाल एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। इस बीच सरकार ने 2 कोशिशें की है। पहली कोशिश मंत्री अशोक चांदना को यहाँ पर भेजा जिनसे ना कर्नल मिले और ना ही उनके बेटे विजय बैंसला से उनकी मुलाकात हुई। तो दूसरी कोशिश नीरज के पवन ने की, 2 दिन यहाँ पर रुके, कई दौर की उनके साथ बातचीत हुई बैंसला और उनके बेटे के साथ में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक रुख के अलावा ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्मीद यही है कि जो माहौल बना है वो अंजाम तक पहुँचेगा और गुर्जर ट्रैक से हटेंगे और फिर इस रेलवे ट्रैक पर यातायात बहाल होगा। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 पीलूपुरा, भरतपुर। भरतपुर में जारी गुर्जर आंदोलन के बाद अब जाटों ने भी आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर जल्द ही आंदोलन करने का ऐलान किया है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नीम सिंह फौजदार ने सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2017 में हुए जाट आंदोलन के दौरान समझौते में सरकार ने कई वादे किए थे जिसमें भरतपुर और धौलपुर के जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए केंद्र को सिफारिशी पत्र लिखने की बात कही थी। साथ ही आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों को वापस लेने और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों का वादा किया गया था लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। लिहाजा अब नीम सिंह फौजदार का कहना है कि मांगों को लेकर आगामी 18 नवंबर को पथेना गांव में आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी, जिसके बाद हुंकार रैली का आयोजन कर आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। जाटों को केंद्र में आरक्षण के लिए हमारी पहली मांग है राज्य सरकार अपनी सिफारिश, अपनी चिट्ठी भेजे। दूसरी मांग है जो 2013 की भर्तियां हैं विभिन्न विभागों में जिनमें हाईकोर्ट का भी निर्णय है, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही हमारे नौजवानों को। दूसरी मांग हमारी यही है सरकार तुरंत उन युवाओं को नौकरी दे, उनको ज्वाइनिंग कराए।
श्रीगंगानगर में शुद्ध के लिए युद्ध एक्शन में स्वास्थ्य विभाग की टीम है और पुराना धान मंडी में कार्रवाई की गई। 2 वैरायटी स्टोर पर छापा मारा गया। खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में श्रीगंगानगर के नेतेवाला नेशनल हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार किसानों के साथ दोहरा रवैया अपना रही है, इसलिए जब तक प्रदेश सरकार कृषि संशोधन विधेयक को समवर्ती सूची में शामिल करेगी तब तक कृषि कानूनों का विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से किसान जन जागृति यात्रा निकाली गई, जिन्होंने प्रदेश भर में किसानों से संपर्क कर तीनों कृषि कानूनों का न केवल विरोध किया बल्कि किसानों को जागृत भी किया। अभी हम इस समय किसान श्रीगंगानगर के नेतेवाला बाईपास पर मौजूद हैं, जहां किसान संगठनों ने आज राष्ट्रीय आह्वान पर नेशनल हाईवे जाम करने का फैसला लिया हुआ है। पूरी तरह से चक्का जाम है। हम कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करते हैं कि आज जो राष्ट्रव्यापी आह्वान पर ये चक्का जाम किया जा रहा है, इसका पर्पज क्या है और क्या आपकी मांगे हैं? इसका पर्पज, मेन उद्देश्य ये है कि पूरे किसान जागृत हों। हमारा ये उद्देश्य नहीं किसी को परेशान किया जाए, हम तो यही चाहते हैं प्रत्येक किसान और आमजन, देखो ये बिल आमजन के भी खिलाफ है, आमजन ये जागृत उनको महसूस हो, ये हमारे लिए घातक है और इसलिए कर रहे हैं। ये तीनों बिल जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन अलग अलग रूपों से, इसका रूप चेंज हो जाएगा, स्वरूप चेंज हो जाएगा। दिल्ली में प्रवेश करने की बात है, वहाँ रहने की बात है, उसके आगे जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है। ये सारे आंदोलनों का रूप चेंज होगा और धीरे धीरे हमारा मेन उद्देश्य ये तीनों काले कानून वापस हों और जो राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं और वो भी एक कंट्रोवर्सी है और जब तक ये भी समाप्त नहीं होगी तब तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जिस तरह मुख्यमंत्री अभी तक नहीं मिल सके, राष्ट्रपति ने टाइम नहीं दिया और एक कंगना रनौत, सनी लियोनी आदि को तो राष्ट्रपति मिल सकते हैं, लेकिन एक किसान जो कि 80% आबादी है और सबसे मेहनती कौम है, उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति के समय नहीं है। ये बड़ा लोकतंत्र की हत्या है। जब तक राज्य सरकार समवर्ती सूची में इन कानूनों को नहीं बनाती है तब तक किसान संगठनों का विरोध जारी रहेगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दिवाली अगले हफ्ते है और देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहर शहर लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और उसका असर कोरोना के बड़े आंकड़ों में सामने आया है। त्योहारी सीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर खास नहीं दिख रहा है। शहरों में लोग खरीदारी को निकल रहे हैं, बाजारों में भीड़ है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लोग लापरवाही बरतते देखे जा सकते हैं। इसका असर ये हुआ है कि एक सप्ताह बाद एक बार फिर कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 50,000 के करीब हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में 50,465 नए मरीज मिले। 21 अक्टूबर के बाद पहली बार 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना मामलों की संख्या 83,63,000 के पार हुई। 1,24,354 से ज्यादा लोगों की जान गई। 92% रिकवरी रेट के साथ 77,10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 5,25,397 से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। अब तक 11 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय कोरोना की तीसरी लहर का है, जो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे रही है, लेकिन केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, चंडीगढ़ और लद्दाख ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के केसों में बड़ा इजाफा हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषित हवा और बढ़ती ठंड कोरोना महामारी को फैलने में मदद कर रही है। दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या के साथ संक्रमण का रेट भी बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करना बेहद जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेश हुआ है। सऊदी के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 9,555 करोड़ का निवेश करने का फैसला किया है। इसके बदले में पीआईएफ को रिलायंस रिटेल में 2.04% की हिस्सेदारी मिलेगी। ये निवेश 4.587 लाख करोड़ की इक्विटी वैल्यू पर होगा। यहां हम आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल ने अपनी 10.09% हिस्सेदारी बेचकर अब तक 47,265 करोड़ जुटा लिए हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में अब तक 8 ग्लोबल निवेशकों ने निवेश किया है। इससे पहले पीआईएफ ने आरआईएल की सब्सिडियरी जियो प्लेटफॉर्म्स में भी 2.32% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके लिए पीआईएफ ने 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया था। पीआईएफ अगले चरण में रिलायंस फाइबर में भी निवेश करने वाला है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।